तो हम लोग सवाल कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी का पहला। इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज बाई 1%, द परसेंट इंक्रीज इन इट्स मोमेंटम। बोला जाता है अगर किसी का काइनेटिक एनर्जी 0.1% से बढ़ जाए तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। चलिए देखते हैं भाई। मुझे पता है रिलेशन हमने देख रखा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p²/2m। और आप याद रखिए दो तरीके से काइनेटिक एनर्जी के चेंज से मोमेंटम के चेंज को पता कर सकते हैं। अगर लेस देन 5% है तो ध्यान रखिएगा, आप जानते हो हम सिंपल लिख सकते हैं या हम एरर में पढ़ेंगे कि डेल्टा k/k इज़ इक्वल टू, ये जो पावर है आगे आ जाता है 2 डेल्टा p/p। और अगर इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 100 से, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए 100 से, तो ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज। और यहाँ पे भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अरे मोमेंटम का परसेंटेज। और आप जानते हो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम का परसेंटेज। और आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो 0.1 दिया गया था और ये 2 नीचे आएगा, और अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.05। लेकिन ध्यान रखना ये वैलिड तभी होता है जब 5% से कम चेंज रहे काइनेटिक एनर्जी में। इससे ज़्यादा का चेंज रहेगा तो आगे के सवाल में देखेंगे कि कैसे किया जाता है, वो ऐसे नहीं किया जाएगा। अब आगे बोला जा रहा है अगला सवाल, द पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स 7 - 2x + 3x² act on a small body of mass 2 kg and displaces it from x = 0 to x = 5। वर्क बताओ। तो बोला जा रहा है आपको दिया जा रहा है यहाँ पे फोर्स, और वो भी वेरिएबल फोर्स है, इक्वेशन के फॉर्म में दिया जा रहा है। और यहाँ पे एक बॉडी है 2 kg का जिसका डिस्प्लेसमेंट पोजीशन 1 से पोजीशन 5 तक हुआ। तो आप जानते हो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और आप जानते हो दो टर्म का अगर मल्टीप्लाई करने पे तीसरा टर्म आए तो अगर उनका वेरिएबल दिया जाए, एक इक्वेशन दिया जाए, तो हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। और आपको पता है ds ही यहाँ पे इंटीग्रल है, तो हम सिंपल सा बात बोल सकते हैं s का ही अपर और लोअर लिमिट डालना पड़ेगा। हमें फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ था और मुझे ds का अपर और लोअर लिमिट भी दिया हुआ था, तो मैंने फाइंड कर लिया। पहले इसको इंटीग्रेट किया तो 7 को इंटीग्रेशन करोगे तो 7x आएगा, और अगर 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो 2x/2 आएगा, और 3x का इंटीग्रेशन करोगे, 3x² का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 3x³। और आप जानते हो अब यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट रखना है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे x² की जगह 5, हर जगह आप पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा ये बात समझ आ गया। अब हम लोग अगला सवाल करते हैं। बोला जाता है कंसिडर अ कार इज़ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विथ स्पीड 72 km/h if the coefficient of static friction between road and tire is 0.5, shortest distance in which the car can be stopped। बोला जाता है एक कार एक सीधे रास्ते पे चल रहा है जिसका स्पीड शुरुआती है 72 km/h, और अगर जिस रोड पे चल रहा है वहाँ पे फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दीजिए जब कार ये रुक जाएगा। इस सवाल को दो तरीके से किया जा सकता है, एक वर्क पावर एनर्जी से भी किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा? वर्क पावर एनर्जी से आप कह सकते हो डायरेक्टली चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, उससे लगा सकते हो, या तो आप दूसरा तरीका करो जो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बताता है। पहले हम क्या करते हैं 72 km/h को कन्वर्ट करते हैं मीटर/सेकंड में, और आप जानते हो कैसे कन्वर्ट किया जाता है 5/18 से मल्टीप्लाई करके। अब रिटार्डेशन फोर्स कितना लग रहा है भैया, रोक कौन रहा है उस कार को, तो पक्का फ्रिक्शन रोक रहा है, और फ्रिक्शन क्या होता है μmg या म्यू नॉर्मल। अब रिटार्डिंग फोर्स पता चल गया तो एक्सेलरेशन भी पता चल जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है F/m, यानी μg एक्सेलरेशन हो गया। अब तो आप जानते हो v² = u² - 2as। थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, ये कार फाइनली रेस्ट पे हो जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 20 मीटर/सेकंड, और यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन भी पता है। एक्सेलरेशन क्या, यहाँ पे रिटार्डेशन है, तो s का वैल्यू निकल आएगा जो आता है सॉल्व करने पे 40 मीटर। ये बात समझ आ गया। अब हम लोग अगला सवाल करते हैं भाई।
क्वेश्चन नंबर 4 बोला जाता है अ बॉडी कॉन्स्टेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन इज सब्जेक्टेड टू द फोर्स F इज इक्वल टू -2I प्लस 15J और प्लस 6K. What is the work done by the force in moving the body through distance 10 मीटर along the y-axis? ये बोल रहा है एक बॉडी के ऊपर फोर्स ऐसा लग रहा है, ये इक्वेशन दिया है फोर्स का और बोला जा रहा है वो बॉडी मूव कर रहा है वाई डायरेक्शन में. तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं. आपको पता है वर्क होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और जब भी दो लोगों का डॉट प्रोडक्ट करने पे कोई तीसरा टर्म आए तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं. और आप जानते हो सवाल में दिया गया था कि ये बॉडी केवल वाई एक्सिस के लॉन्ग चल रही है, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है और जेड एक्सिस के लॉन्ग भी क्या है, ज़ीरो है. तो ज़रा सुनना भाई, यही तो है. और आप जानते हो इनका इनसे अगर डॉट किया जाए तो ज़ीरो ही आता है, इनका इनसे डॉट किया जाए ज़ीरो आता है. यहाँ पे 15 × 10 करोगे तो 150 आएगा और जे डॉट जे क्या आता है, ये मैंने गलत लिखा है, 1 आ जाता है. यानी 150 × 1 यानी आपका वर्क कितना हो गया, 150 जूल का. अब क्वेश्चन नंबर 5 ज़रा देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम द हाइट h and if the coefficient of restitution is e then to what height it will rise after jumping twice from the ground. बोला जाता है एक बॉल है जो हाइट h से गिराया जा रहा है, ड्रॉप मतलब ऐसे ड्रॉप किया जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है और बोला जाता है उसके पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है e. तो बताओ 2 बार वो जंप करेगा तो कितना ऊपर जाएगा. तो भाई लोग एक चीज़ जानो, हमने कोलिज़न नहीं पढ़ा है, आपके सिलेबस में यहीं पे कोलिज़न पढ़ा दिया जा रहा है. तो मैं आपको सिंपल सा बात बताता हूँ, कोलिज़न हम लोग सीख लेते हैं. तो जानते हो जब भी कोई 2 मॉलिक्यूल टकराता है उसी को बोलते हैं कोलिज़न. और आप जानते हो कोलिज़न के सवाल सॉल्व करने के लिए 2 अननोन आते हैं, इसीलिए मुझे 2 इक्वेशन बनाने की ज़रूरत पड़ती है. पहले हम देख लेते हैं कि क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए ये 2 बॉडी हैं, एक दूसरे के पीछे जा रहा है और ये तभी टकराएंगे जब u1 ज़्यादा होगा और u2 कम होगा, वरना ये आगे निकल जाएगा. अब ये दोनों को टकराने का बारी है और जब ये टकरा जाएंगे फिर टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज होगी, एक दूसरे डायरेक्शन में जाएगी, एक दूसरे में भी दोनों सेम डायरेक्शन में भी जाए वो हमें पता चल जाएगा. और इन्हीं से हम लोग ई निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. अप्रोच मतलब जब एक दूसरे के करीब आ रहे थे तब उनके बीच का वेलोसिटी का डिफरेंस कितना था. और आपको पता है वेलोसिटी का डिफरेंस ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो नीचे मैंने क्या लिखा, बड़ा माइनस छोटा. और जब टकरा गए तो फिर एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं और उस समय जो वेलोसिटी का रेशियो आता है वो v2 - v1 आता है. और इसी को बोलते हैं, ये फाइनल से निकाला जाता है आफ्टर कोलिज़न और ये बिफोर कोलिज़न से निकाला जाता है. ध्यान रखिएगा, हमें तो ऐसे याद होता है कि अगर अप्रोचिंग वेलोसिटी नीचे रहेगा वो भी उसका डिफरेंस, और अप्रोचिंग वेलोसिटी ऐसे ही निकाला जाता है कि जो पीछे है वो पक्का फास्ट स्पीड से होगा तभी आगे चल पाएगा, इससे आके टकरा पाएगा, वरना कभी मीट ही नहीं करेगा. तो नीचे कितना अप्रोच का वेलोसिटी डिफरेंस था और ऊपर डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. अभी मैं इसका शॉर्टकट भी देखूंगा. अब बोला जा रहा है एक बॉल को फेंका जा रहा है ऊपर से नीचे, ऊपर ड्रॉप किया गया है, तो यहाँ पे u तो इक्वल टू 0 है और यहाँ पे आया वेलोसिटी v था. और आप जानते हो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे टकरा कौन रहा है, ये बॉल और ये ज़मीन. चलो लिखते हैं, बॉल का स्पीड टकराने के बाद v फाइनल मैंने माना, समझ आ गया. और दीवार तो कहीं नहीं जाने वाला तो दीवार का स्पीड 0 रखता हूँ. और यहाँ पे इनिशियली जब आके टकराया था तो v इनिशियल से टकराया था, यूँ रख दिया. और उस समय भी दीवार या धरती चल नहीं रही थी तो ये भी 0 हुआ, यानी v2/u1 आ गया, सॉरी -v1/u1 आ गया. और वही मैंने लिखा क्योंकि टकराने के बाद v फाइनल था तो ये रहा -v फाइनल/u इनिशियल जो यहाँ पे था. और हमने एक बात देखा कि हमारा अगर ये u इधर आए, e u इनिशियल इज इक्वल टू -v फाइनल होता है.
ये बात समझ आ रहा है क्या? अब ज़रा सुनना, ये बोल रहा है 2 बार टकरा के ऊपर गया। हम एक बात देखने की कोशिश कर रहे हैं कि टकराने के बाद वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का ई टाइम हो जाता है। क्या हो जाता है? ई टाइम हो जाता है। और जब वेलोसिटी ई टाइम हुआ, ज़रा देखना, ये आया टकरा यू इनिशियल से, टकराने के बाद ई यू इनिशियल से गया, क्योंकि टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती? ई यू इनिशियल। और वो हुआ। और अब हम यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे कि भाई जब ई यू इनिशियल है तो कितना हाइट तक जाएगा। पहले तो हम देखते हैं कि अगर ऊपर से नीचे गिरा तो जब ज़मीन पे टकराएगा तो कितनी वेलोसिटी होगी। उसके लिए मैंने इक्वेशन लगाया v² = u² + 2gh, और उससे मुझे पता चला कि u इनिशियल √2gh के बराबर होता है, जो हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ा था। अब आ क्या रहा है, ज़रा सुनना, यहाँ की बातें किया जाए। अब यहाँ पे ये फिर से ऊपर जा रहा है और तहाँ तक जाएगा, उतने हाइट तक जाएगा जब तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। समझ आ रहा है? और मैंने फिर इक्वेशन लगाया कि चलो h1 हाइट तक गया, और मैंने फिर से लगाया v² = u² - 2gh। देखो यहाँ पे नहीं लगाया था -2gh, क्योंकि वेलोसिटी नीचे की तरफ था और ग्रेविटी भी नीचे ही था। यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर है और ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो मैंने रिटार्डेशन का एप्लीकेशन लगा दिया। और जानते हो फाइनल वेलोसिटी सेकेंड फेज़ में जब एक बार टकराने के बाद ऊपर जा रहा है तो ये 0 हो जाएगा। और मैं u² को इधर ले जाऊँगा तो -u², और ये तो कैंसिल हो गया, यानी h1 हाइट आ गया u²/2g। और u का आप तो जानते हो कितना वैल्यू था, e पहली बार जितने से टकराया था उसका u इनिशियल का स्क्वायर बाई 2g, ये हुआ h1 हमारा आ गया। और अगर इसको सॉल्व करोगे तो u² u²/2g आ जाएगा। अब ज़रा सुनना, कह रहा 2 बार टकराने के बाद ज़रा बताओ कि क्या इसका हाइट होने वाला है। तो जानते हो फिर से जब ये ज़मीन पे आएगा तो जितना अभी वेलोसिटी है ई वी इनिशियल, उससे ही आएगा, नीचे टकराएगा और टकरा करके फिर से ऊपर जाएगा। तो फिर आप जानते हो यही इक्वेशन लगाऊंगा, और यहाँ पे EU0 के साथ साथ एक ही और आ जाएगा, और ऐसा कुछ होगा तो ये आ जाएगा E² U0, क्योंकि दोबारा कोलिजन हुआ है तो E² U0 टाइम आ जाता है। और फिर से मैं देख रहा हूँ कि अब कितना जाएगा ऊपर, क्योंकि वेलोसिटी और घट गई। तो यहाँ पे v² = u² - 2gh2 लगा दिया। और ज़रा देखना, u² की जगह मैंने लिखा ये वाला वेलोसिटी जो टकराने के बाद था, और सॉल्व किया तो e⁴ और u इनिशियल ⁴/2g आ गया। समझ आ रहा है? और इसने पूछा ये है कि 2 सक्सेसिव कोलिजन के बाद ये ऊपर कितना जा रहा है। अब बात आती है, इसका ट्रिक भी सीख लीजिए, हमेशा याद रहेगा। जितना कोलिजन होगा, मान लीजिए x कोलिजन हो रहा है, x बार धरती से टकरा के ऊपर जा रहा है, तो हर बार टकराने के बाद जो वेलोसिटी होती है वो e⁴xv हो जाती है। और ध्यान दीजिएगा, और हाइट हमेशा जब नीचे से ऊपर जाएगा e⁴ आएगा। ये बात समझ आ गया? और h⁴ आएगा। ये 2x नहीं लिखा है, 2x लिखा है। यहाँ पे भी 2x नहीं लिखा है, 2x लिखा है। और ये आपको ट्रिक याद रहना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ MCQ आता है और इतना बड़ा सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन 6 आ रहा है। क्वेश्चन 6 ज़रा देखिएगा। बोला जाता है 4 kg का मास है और 1 kg का मास है, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम बता दीजिए, उनके मोमेंटम का रेशियो बता दीजिए। तो ज़रा देखिए भैया, हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, k = p²/2m, और हम ऐसे लिख सकते हैं P1 = √2mk। हमें पता है, हमने जब पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर ये आया था। और P2 = √2m2k2। और आप जानते हो बोला जाता है इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है। ये कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, मास बचा पहले का 4 था और दूसरे का 1 था, तो √4/1 कितना आ गया, 2 आ गया। आपका नाम क्या है? ऋषभ पांडे। ध्यान दीजिएगा भाई। अब क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एन इलास्टिक कोलिजन in an elastic ball is dropped from height 100 मीटर। इन इलास्टिक मतलब जानते हो
सिंपल सा जान लीजिए, अगर कोई मास एक से टकराए किसी दूसरे मास से और फिर रिटर्न चला जाए तो इलास्टिक होता है, यानी जिसका काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है वो इलास्टिक कोलिजन होता है, और जो जा करके टकरा के रुक जाए, चिपक जाए, उसी को बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि वो इलास्टिक नहीं है, वहाँ पे वेलोसिटी फिर से रिगेन नहीं होगा। और कई सारे ऐसे भी कोलिजन होते हैं जो दोनों का इंटरमीडिएट होते हैं। इन्हीं को सॉल्व करने के लिए तो हम लोग ई का वैल्यू निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बोला जाता है एक बॉल है जो ड्रॉप किया गया हाइट 100 मीटर से, और आप जानते हो उसने 20% अपना एनर्जी लॉस कर दिया, तो बताओ फिर से कितने हाइट पे जाएगा। तो आप जानते हो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोई बॉल अगर h हाइट से गिर रहा है तो उसके अंदर एनर्जी कितना होगा, mgh होगा, वही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। और बोला जाता है फिर से टकराने के बाद केवल 80% एनर्जी रह गया, और ड्रॉप किया गया था तो 80% ऑफ mgh ही रह जाएगा, क्योंकि इनिशियल एनर्जी तो यही था। और आप जानते हो मुझे पता चल गया है कि 80% ही आगे बढ़ा, यानी नया हाइट क्या भी जाएगा वो भी mgh का 80% ही जाएगा। और हम जानते हो नया हाइट निकालेंगे 80/100, और इनिशियल हाइट इतने 100 दिया हुआ था, सॉल्व करोगे तो 80 मीटर आएगा। अब देखो अगला सवाल है, अ बॉल ऑफ मास m इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी स्ट्राइक अगेंस्ट द बॉल ऑफ सेम मास एट रेस्ट। बोला जाता है एक बॉल है जो मूव कर रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, जाके टकरा गया एक और बॉल से जो रेस्ट पे है और मास उसी के बराबर है। और बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन उसका E है, तो बताओ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू बॉल आफ्टर कोलिजन। तो बोला जाता है इनका रेशियो बता दीजिए, कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी होगी। हम लोग कोलिजन के बारे में अच्छे से देख लेते हैं फिर से। बोला जाता है कोलिजन के पहले एक मास रेस्ट पे था और दूसरा वेलोसिटी से आके टकराया, और टकराने के बाद मैंने मान लिया कि चलो ये इधर गया और ये इधर गया, वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप कुछ भी मान लोगे, अगर नेगेटिव में आंसर आएगा तो समझ लेना अपोजिट डायरेक्शन होने वाला है। और आप जानते हो आपको वेलोसिटी का रेशियो पूछा जा रहा है, फाइनल जो टकराने के बाद दोनों का हो रहा है। भाई दो अननोन है तो दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि टकराने के बाद पहले की वेलोसिटी v1 और दूसरे की वेलोसिटी v2 होगी। भाई दो अननोन हैं, और आप जानते हो मैथमेटिकली अगर दो अननोन होते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, दो। तो हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे। पहला इक्वेशन कैसे बनाएंगे, और ये हर सवाल में फिक्स होता है, आप ऐसे ही करते हैं सब सवाल। पहला इक्वेशन बनाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन का, क्योंकि एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगा है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो, यानी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा सिस्टम के फाइनल मोमेंटम से। और आप जानते हो इनिशियली एक मास तो वेलोसिटी v से चल रहा था और दूसरा का तो कोई वेलोसिटी ही नहीं था, और टकराने के बाद एक का हुआ v1 और दूसरे का हुआ v2, तो m1 v1 इज इक्वल टू m प्लस m2 v2। और आप जानते हो m दोनों ही मास बराबर ही थे तो कैंसिल हो जाएगा, और v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 आएगा। पहला इक्वेशन बना लिया। अब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेपरेशन का वेलोसिटी। जानते हो सेपरेशन का वेलोसिटी हम मान लेते हैं, चलो v2 ज़्यादा है, माइनस v1 कर दिया, और डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ अप्रोच। अप्रोच क्या होता है भैया, जो दौड़ के आ रहा होता है उसका वेलोसिटी पहले माइनस दूसरे का वेलोसिटी। और जानते हो शुरू में वेलोसिटी एक रेस्ट पे था तो उसकी वजह से ज़ीरो आ गया, और अगर इसको सॉल्व करोगे ये v इधर जाएगा तो EV इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अब दो अननोन है और दो इक्वेशन हमको दिख रहे हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो v प्लस EV इज इक्वल टू 2v2 आ जाएगा, और जब पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, v माइनस EV इज इक्वल टू 2v1। और आप जानते हो v1/v2 का रेशियो पूछा है, यहाँ से आप ये वाले इक्वेशन से v2 रखो, यहाँ से v1 रखो, और रेशियो देखोगे तो 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भैया। 120 ग्राम मास हैविंग वेलोसिटी 2I प्लस 5J एट सर्टेन इंस्टेंट, तो उस समय की काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए। मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। बस ध्यान देना यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो पहले हम लोग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। और आप जानते हो
यहाँ पे आई और जे के टर्म में दिया है, यानी दोनों मैग्नीट्यूड आपस में 90 डिग्री पे हैं, और 90 डिग्री का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का होल रूट। सॉल्व करके यहाँ पे रख दोगे, मास और वेलोसिटी आ जाएगा। अब आगे बोला जा रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लाइट एंड हैवी ऑब्जेक्ट इज सेम। बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक लाइट है यानी हल्का है और दूसरा हैवी है, और दोनों सेम है, तो बताओ उनके मोमेंटम का रेशो क्या होगा, किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, किसका मोमेंटम कम होगा। तो आप जानते हो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है P = √2m के, और बोला जा रहा है कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर है, यानी ये वाला वैल्यू तो दोनों का बराबर है, और दोनों का 2 भी बराबर है, यानी m1/m2 आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √2m, और आप जानते हो जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा। अब ज़रा सुनना भाई, बोला क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो ध्यान लीजिएगा, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बोला जा रहा है अगर ऑब्जेक्ट रीबाउंड कर जाए, यानी टकरा के फिर से रिटर्न जा रहा है और परफेक्टली बिना एनर्जी लॉस किए, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 आता है, और इसी को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। और दूसरा कोलिजन ऐसा होता है कि अगर आप टकराओगे और टकरा के चिपक जाओ, कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है और उससे जाके स्टिक कर जा रहा है, उसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, 0 होता है, और उसी को बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इलास्टिक में बिल्कुल एनर्जी लॉस नहीं होती, और परफेक्ट इन इलास्टिक में पूरी एनर्जी लॉस हो जाती है। ये बात समझ आ रहा है। लेकिन दुनिया में हमारे क्या होता है, न परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन पाया जाता है, न परफेक्ट इन इलास्टिक। आप जानते हो दीवार पे अगर आप रबर का बॉल मारोगे तो वो रिबाउंड करेगा, लेकिन कीचड़ फेंक के मारोगे तो चिपक जाएगा। तो कीचड़ का चिपकना अपने आप में एक इन इलास्टिक कोलिजन है। तो चलो ऑप्शन चेक करते हैं। बोला जाता है 2 बॉल स्ट्राइकिंग ऑफ 2 ग्लास बॉल, 2 ग्लास के बॉल स्ट्राइक करते हैं, तो फिर ये जाके बिलियर्ड्स का बॉल आपने देखा होगा, रिटर्न भी जाते हैं। बुलेट इज स्ट्राइकिंग टूवर्ड्स द बैग ऑफ सैंड, यानी बालू से बुलेट टकरा जाए, भाई थोड़ा बहुत तो रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन से कैप्चर होता है तब भी, लेकिन ये देखो एक कार्ट था, चल रहा था, उसमें इंसान कूद गया, तो ये तो कंफर्म है कार्ट आगे बढ़ता रहेगा, इंसान भी आगे बढ़ता रहेगा। ये बात समझ आ रहा है क्या? और ऐसा जब होगा तो दोनों तो आपस में चिपक गए हैं, दोनों स्टिक कर चुके हैं, और जब स्टिक कर चुके हैं तो ये परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ न कुछ इलास्टिसिटी है, टकराने के बाद थोड़ा बहुत आगे पीछे जाते ही हैं। अब बोला जाता है कार इज़ ड्रिवन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अ कार इज़ ड्रिवन एट द स्ट्रेट लेवल फ्रिक्शनलेस रोड, एक फ्रिक्शनलेस रोड पे एक ड्राइवर कार चला रहा है और इंजन ने कांस्टेंट पावर डिलीवर किया है। तो बताओ वेलोसिटी और टाइम का रेशियो। ये आपको क्लास में कराया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। जब भी कोई सिस्टम कांस्टेंट पावर डिलीवर करता है, पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, और हम जानते हैं कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, m dv/dt, ये तो एक्सेलरेशन की जगह लिख सकते हैं। अब dt इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो p dt = mv dv आ जाएगा, और जब भी 2 टर्म का मल्टीप्लाई हो, यानी उनके इंटीग्रेशन से आपको फाइनल वैल्यू मिलने वाला है, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा v = या प्रोपोर्शनल लिख लीजिए, इक्वल लिखना बहुत बेहतर नहीं है, हाफ आ जाएगा। और आप जानते हो एक सवाल मैं और आपको यहीं समझा देता हूँ, अगर वो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन पूछे टाइम से, तो इसी के एक बार और देखो भैया क्या होता है, v = dx/dt, ये dt इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, v dt = dx, दोनों को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन विद टाइम आ जाएगा, t = x = t⁻3/2। और ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है और आपके यहाँ MCQ आता है, तो जल्दी से कर सकते हो आप। अब आ रहा है 13 सवाल। बोला जाता है फोर्स दिया गया आपको 10I + -3J + 6K 5 kg पे, और डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या दिया है, पोजीशन, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दिया है, वर्क डन पूछा जा रहा है। और ये तो एकदम घसियारा सवाल है भाई,
ज़रा देखना वर्क डन कैसे निकालते हैं, फोर्स और यहाँ पे डॉट डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल और जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल करके आप क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल चल रहा है, ज़रा देखिएगा 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी हैविंग 2 kg एंड द मोमेंटम 2 न्यूटन। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी बताना होता है और आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन मोमेंटम से क्या होता है, p²/2m। यहाँ पे p का वैल्यू रखो, यहाँ पे 2m का वैल्यू रखो, आ जाएगा, ये जूल में आएगा भैया। अब अगला 15 देख रहे हैं, बोला जाता है वाटर टरबाइन से के व्हील से फॉल हो रहा है, ऊपर से कहीं ज़मीन पे पानी गिर रहा है। बोला जाता है वाटर डैम से, मतलब ऊपर से कहीं नीचे गिर रहा है पानी डैम से, और कितना नीचे गिर रहा है, 19.6 मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर जब वो टरबाइन पे आके टकराएगा, जानते हो डैम में पानी स्टोर किया जाता है और वहाँ से पानी गिराया जाता है और उसी की मदद से टरबाइन घुमाया जाता है और उससे ही बनता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो बोला था डैम से पानी गिराया जा रहा है टरबाइन में, टरबाइन 19.6 मीटर उससे नीचे है। तो बताओ जब आकर के पानी टकराएगा तो कितना वेलोसिटी होगा। और आपको तो पता है हमेशा की तरह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब ऊपर से डैम से पानी गिर रहा होगा, इनिशियली जानते हो mgh रहा होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल तो ज़ीरो हो गया क्योंकि आकर के टरबाइन से टकरा गया, और मैंने रेफरेंस पॉइंट टरबाइन का ही लेवल लिया हुआ है, ये किया, और यहाँ पे के फाइनल माइनस के इनिशियल आ गया। आप ऐसे लिख सकते हो हाफ m v फाइनल माइनस v इनिशियल, और जानते हो जब ऊपर से गिर रहा था तो इनिशियली वेलोसिटी तो ज़ीरो होगा, जस्ट ड्रॉप हुआ, किसी ने कस के फेंका तो नहीं, तो हो गया gh, इधर भी मास कैंसिल इधर भी मास कैंसिल, gh इज इक्वल टू हाफ v²। और आप जानते हो इसको सॉल्व करोगे, g आपको पता है, हाइट पता है, हाफ इधर जाएगा तो v² का वैल्यू आ जाएगा, उससे आप v भी पता कर लीजिएगा। अब आ रहा है 16 वाला सवाल देखिए, बिलियर्ड बॉल इज मूविंग विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, कोलॉइड विद द आइडेंटिकल बॉल ओरिजिनली एट रेस्ट। If the first ball stopped dead after collision, then the second ball move forward with his speed। बोला जाता है बिलियर्ड्स का एक बॉल था, 5 मीटर पर सेकंड से आकर के दूसरे बॉल से टकराया जो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब शेप साइज मास सब सेम जैसा, समझ आ गया, और वो रेस्ट पे था। लेकिन जैसे ही टकराया तो दूसरा बॉल मोशन करने लग गया और पहला बॉल रेस्ट पे आ गया। तो बोला जा रहा है बताओ कि भैया कितना वेलोसिटी होगा टकराने के बाद, और आप तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे, दोनों बॉडी का जितना मास इंटू वेलोसिटी पहले था, पहले का कितना था m1 और 5 का वेलोसिटी था, और दूसरा तो रेस्ट पे था, टकराने के बाद पहला रेस्ट पे आ गया, दूसरे का वेलोसिटी पता करना है, और आप जानते हो दोनों मास बराबर है तो मास तो सब कैंसिल हो गया, और v2 कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। और मैं तो एक चीज़ बताता हूँ, जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा आप जानिए, अगर ना दिया जाए तो इलास्टिक कोलिजन मानिए, और जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकराए और रुक जाए और दोनों का मास बराबर है तो पक्का जितना वेलोसिटी पहले का था उतना ही दूसरे का होने वाला है। अब अगला चल रहा है भाई 16 के बाद 17 वाला सवाल देखिए, बोला जाता है बुलेट फायर किया गया राइफल से, और रिकॉयल मतलब क्या होता है, ऐसे झटका देना, जैसे ही फायर किया गया बंदूक पे पीछे झटका लगा होगा तो बंदूक पीछे जाने की कोशिश किया होगा और बुलेट आगे जाने की कोशिश किया होगा। और आपसे पूछा जा रहा है बताओ कि राइफ़ल का जो है वो कैसा है, बुलेट से ज़्यादा है या बुलेट से कम है या बुलेट के बराबर है या नन ऑफ दीज। हम यहाँ पे भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए भैया, राइफ़ल का मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल और बुलेट का मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल दोनों रेस्ट में था, और फाइनल इनका वेलोसिटी इनका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और इनका मास, और बुलेट का भी फाइनल मास और फाइनल वेलोसिटी, और आप रेशियो देखोगे तो क्या आ जाएगा वी राइफ़ल बाई वी बुलेट। अच्छा देखो वी राइफ़ल ऊपर है तो आ जाएगा माइनस m बुलेट बाई m राइफ़ल। अच्छा सुनो,
जिसका वेलोसिटी ज़्यादा उसका मास कम, जिसका मास कम उसका वेलोसिटी ज़्यादा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही मोमेंटम होता है और दोनों का मोमेंटम बराबर है। तो एक चीज़ बताओ, राइफ़ल का तो मास ज़्यादा होता है, ये बात समझ आ गया। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, बोला जाता है राइफ़ल का मास ज़्यादा है, तो आप बता दीजिए उसका के क्या होगा। भाई जिसका मास ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा। और हमें पता चल गया कि ये क्या होने वाला है, बुलेट इज़ फायर फ्रॉम द राइफल रिकॉल फ्रीली द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, जिसका मास ज़्यादा उसका वेलोसिटी कम, और जिसका वेलोसिटी कम उसका मास ज़्यादा। हमने तो यही किया था ना भाई, वेलोसिटी की इन्वर्स प्रोपोर्शन में मास जाता है। और बुलाता है अच्छा बता दीजिए कौन ज़्यादा तेज़ से रिकॉयल करेगा, क्या बुलेट करेगा या राइफ़ल करेगा। तो आप जानो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा वो ज़्यादा बेहतर रिकॉयल करेगा, जिसकी वेलोसिटी कम उसका रिकॉलिंग कैपेसिटी कम। और आपको तो पता है भारी मास उतना तेज़ से चलता नहीं है, तो उसकी वेलोसिटी हमेशा बुलेट की वेलोसिटी से कम होने वाली है। समझ आ गया, लेस देन द बुलेट आने वाला है। 18 बोला जा रहा है, दो बॉल हैं, दोनों का मास है 0.06 kg, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड से। समझ आ गया। और कोलॉइड कर रहे हैं और रिबाउंड कर रहे हैं सेम स्पीड से। तो किसी एक बॉल पे इम्पल्स बता दीजिए। इम्पल्स क्या होता है भैया, चेंज इन मोमेंटम को ही क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। हमने सीखा था ये जब हम लोग NLM पढ़ रहे थे। तो बोला जा रहा है, ज़रा देखिएगा यहाँ पे भी हम लोग लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। m1v1 इज इक्वल टू m2v2, m फाइनल टकराने के बाद। और मैं क्या करूँगा, देखूँगा यहाँ से वेलोसिटी निकालो v1 और v2 का रेशियो। और इम्पल्स क्या होता है, किसी एक बॉल पे देख लीजिएगा कि क्या इम्पल्स हो रहा है। और बोला जा रहा था, ज़रा क्वेश्चन में देखिए कि शुरू में दो बॉल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, तो पक्का एक इधर जा रहा होगा एक इधर जा रहा होगा, तभी टकराए होंगे। और टकराए फिर दोनों का वेलोसिटी अलग अलग हो गया। मैंने इधर मान लिया ये जा रहा है और पहला मास दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, दोनों का वेलोसिटी रेशियो पता करिए, और फिर एक बॉल का शुरू में जितना वेलोसिटी था और लास्ट में जितना वेलोसिटी था, आप फाइनल मोमेंटम निकालिए। फाइनल मास इंटू वेलोसिटी माइनस इनिशियल मास इंटू वेलोसिटी लगाइए, और आप देखेंगे मास भी दिया है वेलोसिटी भी दिया है, रखेंगे वैल्यू पता चल जाएगा। अब अगला चल रहा है 19 सवाल। बोला जाता है दो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से देखिएगा, दो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी 4:1 है। समझ आ गया। और उनका लीनियर मोमेंटम बराबर है, तो रेशियो बता दीजिए मास का। ये वाला सवाल बहुत रिपीट हो रहा है, और आप जानते हो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू √2m/ke। काइनेटिक एनर्जी बराबर मोमेंटम बराबर, ये दोनों ही बात बोल दिया है भाई। तो आप जानते हो यहाँ पे ये दोनों बराबर, यहाँ पे ये दोनों बराबर, और मास का रेशियो पूछा जा रहा है। यही तो पूछा जा रहा है ना भाई, कि क्या है उनका मास का रेशियो, निकाल लीजिएगा। जब दोनों बराबर होंगे तो मास क्या आएगा, ज़रा बताओ। यहाँ पे 1 आने वाला है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दोनों का क्या है, 4:1 है। क्या है, हाँ भाई सॉरी 4:1 है भाई। तो सुनो, मोमेंटम दोनों का सेम है, काइनेटिक एनर्जी 4:1 है, यानी 1/1 इज इक्वल टू √2 से 2 कैंसिल हुआ, और यहाँ पे आया 4/1, और ये रहा m1 और ये रहा m2। और ये जानते हो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2m1/m2, और ये जानते हो m2 आ जाएगा 2 और m1 आ जाएगा 1। अब आ रहा है 20 नंबर सवाल। बोला जा रहा है इफ़ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीज बाई 50% इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। देखो अभी हमने 5% से कम चेंज वाला तो किया था, याद है ना, कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में अगर 5% से कम चेंज आए तो कैसे करते हैं, 5% से ज़्यादा चेंज है तब कैसे करते हैं, देखते हैं। तो बोला जा रहा है, ज़रा देखिए, P इनिशियल मैंने 100 मान लिया, तो P फाइनल कितना आ जाएगा, 100 प्लस 50% से बढ़ा है तो 50% ऑफ 100, और ये हो गया 150। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने बाला p²/2m। अब जान लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, इनिशियल मोमेंटम बाई 2m, फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर/2m। इनिशियल मोमेंटम कितना था 2m, 2m तो कैंसिल हो गया, इनिशियल मोमेंटम क्या था
100 का स्क्वायर डाल दिया, और फाइनल मोमेंटम क्या था 150 का स्क्वायर डाल दिया, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ज़रा देखना, K1 कितना आ जाएगा 100 और K2 कितना आ जाएगा 225। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है 225 माइनस 100, और आपको पता है अगर परसेंटेज चेंज पूछा जाए, चेंज बाय इनिशियल इनटू 100 होते हैं, करोगे 125 आएगा।